अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तबाहशुदा कोठी तामीर हो चुकी थी। बस रंग और रोगन का थोड़ा बहुत काम रहता था। यकीनन कबील खान के जानशीन के भी वही मशागल थे जो खुद उसके रहे थे। यूँ भी उसके बारे काफ़ी कुछ मुझे उसके आदमियों की ज़बानी मालूम हो गया था। हवेली के एक कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कमरे में मौजूद चारपाई बिस्तर देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। मेरे ख्याल में सनोबर खान के सामने ले जाकर उन्होंने मुझे कत्ल कर देना था, और पलवशा से धोखा खाने के बाद मुझे भी पनाह लेने के लिए कब्र से बेहतर कोई जगह महसूस नहीं हो रही थी। वो जो मेरे तय मेरे दिमाग से और आज़ाद के बारे पलने वाली गलत सोचों को खुरचने आई थी, वो तो पहले वालियों से कई हाथ आगे निकली थी। महीन के सिर्फ एक मर्द से गलत ताल्लुक थे, और मेरी नज़र में मासूम और गैरतमंद पलवशा कोई भी काम निकालने के लिए अपने जिस्म का दस्तरखान किसी के सामने भी सजा सकती थी, चाहे वो कोई आम मर्द हो, चाहे सरदार वगैरह। हर नई लड़की ने मुझे नए तरीके से धोखा दिया था। तमाम ने अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के नकाब चढ़ाकर अपने असल को छुपाए रखा। चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ है। यकीनन मैं अहमक और बेवकूफ़ था। कितनी चालाकी और कैसी मनसूबाबंदी से उसने मुझे फांसा था। उसके साथ बिताए शब और रोज़ याद करके मेरी आंखें भीगने लगीं। क्या वो सब झूठ और दिखावा था? मैंने खुद से सवाल किया। अगर वाकई वो मतलब परस्ती और गर्ज का धंधा कर रही थी, और वैसे वो अपने बदन की रिश्वत देकर हर काम निकलवाने की आदी थी, तो ये दावत उसने मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे कभी उसकी हरकत में क्यों सस्तापन नज़र न आया कि मेरे साथ तो उसने कई रातें बिता दी थीं? क्योंकि तुम सर तपा उसकी मोहब्बत में डूबे हुए थे अहमक आदमी। मेरे दिमाग ने मेरे सवाल का जवाब देने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। भूल गए किस तरह शादी में रक्स कर रही थी। क्या शरीफ लड़कियां इस तरह मर्दों के दरमियान बेफिक्री और बेतकल्फ़ी से नाच सकती हैं? मेरे दिल ने कमज़ोर सा एहतजाज किया। उस वक्त वो लड़के के रूप में थी, बल्कि वो बचपन ही से एक लड़का बनकर ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसी लड़की को रक्स करने में क्या चीज़ माने हो सकती है? उसके साथ बिताया वक्त किसी फिल्म की तरह मेरी बिसारतों के सामने से गुजरने लगा। थोड़ी देर बाद बहार खान ने बड़े यकीन से कहा कि पलवशा ने खुद ही मेरी तरफ कदम बढ़ाकर अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। हालांकि उसे हमारे तल्लुकात की शुरुआत के बारे कोई मालूमात नहीं थी। बस पलवशा की फितरत को देखते हुए उसने जो दावा किया था वही असल हकीकत थी। पलवशा ने शुरू दिन ही से खुद को मेरे करीब करना शुरू कर दिया था। कभी खुद को घुरने का कहकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करना, कभी अपनी माँ से रिश्ता मांगने की तरगीब देना। उसने बिलाशुबा मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, और अपना मतलब पूरा करने के बाद मेरी जान छोड़ने की बजाय मेरा सौदा कर दिया। अपने महबूब के हसूल के लिए उसे 15 लाख चाहिए थे, और इस रकम के हसूल के लिए मुझे उस पलवशा ने बेच दिया था, जो कहती थी मैं अगर दूर गया तो वो अपनी जान ले लेगी। और दूर होने पर उसने अपनी जान तो नहीं ली थी, अलबत्ता मुझे मौत के हवाले ज़रूर कर दिया था। जाने कितनी देर चारपाई पर लेटे मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा। पलवशा के धोखे ने मुझे जीने से भी बेजार कर दिया था। उस वक्त मुझे मरने का कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बस अफसोस था तो इस बात का कि मैं उस धोखेबाज और काबिल नफ़रत लड़की से बदला नहीं ले सकता था। उसके सर में गोली उतार कर अपने दिल में जलते अलाव पर पानी नहीं डाल सकता था। उसे एक मर्तबा फिर बांध कर उसे ऐसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकता था कि जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। ये सोचते हुए एकदम मेरे अंदर से तमस्कुराना कहका बुलंद हुआ, अगर मौत से बच गए तो क्या इतनी जुर्रत है कि उस पर तशद्दुद कर सको? खाली बढ़ के मरने से कुछ नहीं होता। वो अगर अब भी तुम्हारे सामने आकर 2 आंसू बहा दे तो तुमने उसे गले लगाने में एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उससे नफ़रत है। मैंने अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ को झुठलाना चाहा। मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी नज़रों के सामने लहराता रहा। मैं एक बार उससे मिलकर यह कहना चाहता था कि तुम्हारा ये गुमान गलत है कि मैं गरीब हूँ। तुम्हारा महबूब 15 लाख देने का उदाद नहीं, जबकि मैं 50 लाख देने पर तैयार था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया पलवशा? आखिर क्यों? मेरी आंखों के गोशे भीगने लगे।
बे इंतहा दर्द व तकलीफ बर्दाश्त करने वाले स्नाइपर को एक बेवफा ने धोखा देकर रुला दिया था। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर कहा करते थे कि स्नाइपर का दिल लोहा और एहसासात पत्थर के होते हैं। उसे बस अपने मकसद से गर्ज होती है, ना उस पर मौसम असरअंदाज होता है और ना माहौल की सख्ती। भूख और प्यास उसके लिए बेमैनी होती है। थकना वो नहीं जानता, नींद उस पर काबू नहीं पा सकती और शिकस्त का लफ्ज़ उसने अपने लुग़त से निकाला होता है। क्या मैं वाकई स्नाइपर हूँ? थका हारा शिकस्त खुर्दा जो एक धोखेबाज के लिए रो रहा है। यकीनन मैं स्नाइपर नहीं हूँ। यकीनन मैं अपने उस्तादों के लिए निदामत और शर्मिंदगी का बायस हूँ। बुज़दिल डरपोक एक सहमा हुआ शख्स है जिसे बस औरतों से धोखा खाना आता है। दरवाजे पर होने वाले खटके को सुनकर मैंने जल्दी जल्दी आंखों को साफ किया। दरवाज़ा खोलकर एक शख्स खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। एक मुसल्ला शख्स मुझ पर नज़र रखने के लिए उसके हमरा था। मुसल्ला शख्स चौकन्ना होकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और दूसरा खाने के बर्तन लकड़ी की मेज़ पर रखकर खामोशी से वापस मुड़ गया। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़रें दौड़ीं। शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में जलने वाली ट्यूबलाइट की रोशनी ने मुझे अंधेरा होने का पता नहीं लगने दिया था। मैं सुबह का नाश्ता करके डी ब्लॉक से रवाना हुआ था। बकिया दिन बगैर खाए पिए इसी हंगामे की नज़र हो गया था। इसके बावजूद मुझे ज़रा सी भूख महसूस नहीं हो रही थी। मैं खाने के बर्तनों को छुए बगैर उल्टी सीधी सोचों से अपना गम को बढ़ावा देता रहा। 1.5 घंटे बाद वही 2 आदमी खाने के बर्तन समेटने आए। खाने को जूं का तूं पड़ा देखकर बर्तन ले जाने वाले ने हैरानी से पूछा, तुमने खाना नहीं खाया? मैंने उसकी बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं किया। 1-2 लम्हे मेरे जवाब का इंतज़ार करने के बाद उसने कंधे उचकाते हुए मेज़ पर धरे बर्तन उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी। नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जानता था कि सरदार भी परेशान होगा और जाने मेरे बारे क्या सोच रहा होगा। वो ज़्यादा देर तक मेरे गायब होने को नहीं छुपा सकता था। सुबह तक तो यकीनन उसे किसी को बताना पड़ जाता, बल्कि अब तो वो भी फंस गया था। मेरे गायब होने की कोई मदलल वजह उसके पास नहीं थी। मैं आज सुबह उसके साथ डी ब्लॉक से विचानराय जाने के इरादे से निकला था। इसके बाद मैं अलाम खेल की तरफ क्यों गया था? इसका जवाब यकीनन सरदार के पास मौजूद नहीं था कि उसने किसी मुतल्लका ज़िम्मेदार को मेरे जाने की फौरी इतला क्यों नहीं दिया। मेरे गायब के बारे वो कोई झूठ भी बोल नहीं सकता था कि इसमें मेरा नुकसान था। फौज की नौकरी ऐसी नहीं है कि उसमें ज़रा सी बेकायदगी की भी गुंजाइश निकल सके। अलबत्ता इस मामले को औरंगज़ेब साहब संभाल सकते थे। अब नामालूम सरदार उसे बताता भी था या नहीं, लेकिन उम्मीद यही थी कि उसको बताने के अलावा सरदार के पास कोई चारा भी नहीं था। शायद कुछ नाज़रीन के दिमाग में ये सवाल उठे कि जब हम वहाँ बगैर किसी रोक टोक और मर्ज़ी के इतना अरसा गुजार सकते थे तो यूँ मेरा गायब होना इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, जबकि इससे पहले भी तो मैं इतना अरसा गायब रह चुका था। लेकिन ऐसा सवाल सिर्फ उन नाज़रीन के दिमाग में उठेगा जो फ़ौज के माहौल से नावाकिफ़ हैं। बाकी पहले जो मैं गायब रहा था उस वक्त मेरा जाना अहकामात ही के तहत था, और अब तो मुझे किसी मखसूस जगह पर जाने का हुक्म मिल चुका था और वहाँ पर मौजूद मेरे साथी का ना तो मेरे साथ रब्ता था और न मेरे गायब होने का उसके पास कोई राज था। सुबह रात ही की तरह एक आदमी मेरे लिए नाश्ता लेकर आया, जबकि एक मुसल्ला आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर मुझ पर नज़र रखे रहा। नाश्ता लाने वाला लकड़ी की मेज़ पर नाश्ते के बर्तन रखकर वापस मुड़ गया। उसके जाने के बाद भी मैंने नाश्ते की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। बगैर कुछ खाए पिए मुझे 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी। उस वक्त मेरी हालत फांसी की सज़ा पाने वाले मुजरम की सी थी। मैं जानता था कि सनोबर खान ने जल्द ही आकर कबील खान और जहादात खान की हलाकत के बदले मुझे कत्ल कर देना है, लेकिन यह भी सच है कि उस वक्त भूख न लगने की वजह जान का खौफ नहीं था। एक पाकिस्तानी फ़ौजी को भर्ती होने के साथ मौत के खौफ से डरना छोड़ना पड़ता है, जबकि एक स्नाइपर जिस वक्त अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो हर मिशन पर जाने से पहले वो खुद को गोया मौत के हवाले कर रहा होता है। मुझे बस पलवशा का दुख अंदर से चीरे जा रहा था। उसका धोखा देना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई लड़की इतनी अच्छी अदाकारा भी हो सकती है। घंटा भर बाद वो नाश्ते के बर्तन लेने आए।
नाश्ते को वैसा का वैसा पड़े देखकर मुझे कहे बगैर वो बर्तन वापस ले गया। वो पूरा दिन मैंने बगैर कुछ खाए गुजार दिया था। इस दौरान मुझे थोड़ी नींद आई और पलवशाह धम से मेरे ख्वाबों में आन धम किया। वो मुंह बसोरते हुए जाने कितने गिले शिकवे कर रही थी और मैं उसका सर गोद में रख कर उसके छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कराता रहा। आंखें खुलने पर वही कैद खाने की घुटी घुटी फिजा और हिजर फराक का पुरअज़ियत मौसम नजर आया। रात के वक्त भी मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। मजबूरन मैंने चंद नवाले ले लिए। दुख शुरू शुरू में अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान संभलने लगता है। अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि उसमें भूलने का मादा वाफिर मकदार में वदियत कर दिया है। इंसान बहुत जल्दी अपने गमों का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा कर लेता है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लग गया था। गो पलवशा के फेल से मुझे नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त अजियत पहुँची थी, लेकिन इस अजियत को लेकर मैं कब तक खुद को सजा देते रहता। पलवशा ने अपना ज़र्फ दिखा दिया था। वो एक खुद गर्ज और मतलब परस्त लड़की थी। उसे दिल देना तो मेरी गलती थी। अब उसकी असलियत ज़ाहिर होने के बाद खुद को कोसते रहना, उसके जाने का मातम करते रहना कहाँ की अक्लमंदी थी। सबसे बढ़कर मैं मौत की दहलीज तक पहुँच गया था। दुश्मनों की कैद में पड़े रहकर अपनी मौत का इंतज़ार करना मुझे किसी तौर पर ज़ेब नहीं देता था। वहाँ से फ़रार होने की कोशिश ना करना अपने साथ खुली ज़्यादती ही तो थी। मैं एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर था और एक स्नाइपर ज़िंदगी को ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक लड़ने की हिम्मत करते रहना चाहिए। खाना खाने के बाद मैं वहाँ से भागने के मंसूबे बनाने लगा। 3 दिन गुजरने के बाद मैंने तंग आकर खाना लाने वालों से सनोबर खान के बारे पूछा। सनोबर खान कब आएगा? वो रात के खाने के बर्तन उठाने आए थे। बर्तन उठाने वाले ने हैरानी भरे लहजे में जवाब दिया, सरदार तो यहीं मौजूद हैं। हैरानी उसे मेरे बात करने पर हुई थी, क्योंकि जब से मैं कैद हुआ था पहली बार मैंने ज़बान खोली थी। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें इतला दे दूँगा। वो बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। हैरत अंगेज़ तौर पर थोड़ी ही देर बाद बहुत सारे कदमों की चाँप कमरे की तरफ आती सुनाई दी, जो मेरे कैद खाने के सामने आकर रुक गया। दरवाज़ा खोलकर करक शिकल का सनोबर खान अपने 4 मुहावजों की मैयत में अंदर दाखिल हुआ। एक मुहाफिज ने फोम की आरामदा कुर्सी उठाई हुई थी। मेरी चारपाई के सामने कुर्सी रख कर चारों मुहाफिज मेरी चारपाई को घेर कर खड़े हो गया। सनोबर खान नशीद संभालते हुए बोला, कहो मोहतरम सलीम शाह, जीशान हैदर या राजू साहब है। उसके लहजे में तंज की बू साफ महसूस की जा सकती थी। उसके राजू कहने पर मैं चौंक गया था, क्योंकि राजू तो बस मुझे पलवशा कहा करती थी। तुम्हें मेरा नाम राजू कैसे मालूम है? उस दिन पलवशा खान वजीर ने मेरे सामने ही तुमसे बात की थी। सनोबर खान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और मुझे गिरफ्तारी के दिन कमांडर बहार खान और उसके साथियों के मुंह से सुनी हुई बातों पर फ़ौरन यकीन आ गया था। उन्होंने सनोबर खान की गैर मौजूदगी में यही बात कही थी। अपने यूं कैद में रखने का मकसद पूछ सकता हूँ। अपना कसूर मालूम होने के बाद यह सवाल बेमैनी ही रह जाता है, और अगर कसूर मालूम न हो तो सरदार कबीर खान और सरदार जहांदाद को कत्ल करने वाले के मुंह से मासूमियत भरी गुफ्तगू सुनकर अजीब लगता है। मैंने कहा, सरदार कबीर खान की कातिल पलवशा खान वजीर है, जबकि सरदार जहांदाद को मैंने अपना दिफा करते हुए कत्ल किया है। यकीनन असूली तौर पर मैं बेगुनाह ठहरता हूँ। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी और उसने पश्तो का एक मुहावरा बोला, जिसका मतलब सादा उर्दू में यही बन रहा था कि इस सादगी पे कौन न मर जाए। इसमें तंज करने की क्या बात है? शलूम में होने वाले जिरगे में इस बात की बड़े मुफस्सल अंदाज में वजाहत हो चुकी है। अलबत्ता अगर इसके बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को कत्ल किया हो तो मुझे मुरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हो। जिरगे में तो तुमने काफ़ी सारे झूठ बोले थे, सिर्फ अपना फौजी होना छुपाया था। वो फलसफियाना लहजे में बोला, एक झूठ बोलने वाले की बातों में झूठ सच का इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाता है। आप मेरे साथ झूठ को रहने दें। बस इतना बता दें, क्या जहादाद खान ने अपने लश्कर के जरिए मुझे घेरे में नहीं ले लिया था? और क्या उस वक्त मेरा फायर करना अपने दिफा के लिए नहीं था? उसकी हवेली की तबाही, कबीर खान, उसके साथ मौजूद 20 के करीब आदमियों को कत्ल
गाड़ियों की तबाही, रोशन खान, अनार गुल, शम्स खान, खास्ता गुल वगैरह का कत्ल है। इन तमाम को मैं किस खाते में डालूँ? वो किसी वकील की तरह मुझ पर जरा कर रहा था। सरदार सनोबर खान, इन फजूल बातों में पढ़ने की बजाय मुझे सिर्फ इतना बता दें कि तुम्हारा इरादा क्या है। अगर बदला लेना चाहते हो तो देर किस बात की है? सनोबर खान ने केका लगाते हुए कहा, समझो तुम्हें उम्र कैद हो गई है, और मेरा ख्याल है फांसी से उम्र कैद बेहतर होती है। मैं चंद लम्हे उसकी आंखों में घूरता रहा, जिनमें मेरे लिए ज़रा भर नफरत मौजूद नहीं थी। उसका लहजा उसके अल्फाज के साथ मेल नहीं खा रहा था। मैं बगैर लगे लिपटे रखे बोला, तुम्हारे लहजे में ना तो वो नफरत मौजूद है जो मुझे दुश्मन समझते हुए असूली तौर पर होनी चाहिए, और न तुम्हारी कैद में मुझे कोई जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई है। इसका साफ मतलब यही है कि तुम्हारा मकसद मुझे कत्ल करना नहीं है। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। तो मेरा सवाल हिनोज बाकी था, तो यह कि चंद दिन आराम करो, फिर बातचीत होगी। आराम काफ़ी हो गया है। मैं उसका जवाब जानने पर मिसर रहा। बेसब्री अच्छी नहीं होती जवान। अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ है तो बता सकते हो। कैद होना बजाते खुद एक तकलीफ़ ही तो है। वो मैंने कैद लहजे में बोला, अगर ताउन किया तो कैदोबंद की तकलीफ़ से जान छूट जाएगी। पलवशाह के मुतालिक एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे लहजे में न जाने कौन सी ऐसी बात थी कि उसके होंठों पर मैंने कैद मुस्कुराहट नमूदार हुई, और वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा एक ड्राइवर है दिलशाद खान। जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए उससे 2 दिन पहले वो पलवशाह खान वज़ीर का पैगाम लेकर आया कि अगर मैं उसे कुछ ना कहने का वादा करूँ तो वो मुझसे मिलना चाहती है। सीधी बात है जमानत, मैंने जिरगे के दौरान उसे देखा हुआ था। एक तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर से उसने हुलिया भी ऐसा बनाया हुआ है जो उसे पुरकशिश बना देता है। सच कहूँ तो मेरा दिल उसे देखते ही बेईमान हो गया था। दिलशाद की बात पर मैंने फ़ौरन वादा कर लिया कि उसे कुछ नहीं कहूँगा। बस उसने आकर पूरी रात मुझे खुश किया, और अगली रात मेरे खसूसी दोस्तों को नवाजा। इसी असना में तुम्हारा जिक्र चल निकला। मेरे एक दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत थी। बस पलवशाह खान ने तुम्हें पकड़वाने के लिए 15 लाख का मुतालबा किया, और मेरा दोस्त मान गया। बाकी की कहानी तुम्हें मालूम होगी। उसने मनोन वही बात मुख्तसर लफ्ज़ों में दोहराई थी जो इससे पहले दिलशाद खान और बहार खान की ज़बानी सुन चुका था। इतने पैसों का उसने क्या करना था पता नहीं। उसने कंधे उचकाते हुए लाइलमी जहर किया। बस उसने मुतालबा किया और मेरे दोस्त ने रजामंदी जहर कर दी। तुम्हारे दोस्त का नाम जान सकता हूँ? तो 3 दिनों तक वो खुद तुम्हें शर्फ मुलाकात बख्शेगा। वैसे मेरा ख्याल था कि तुमने सरदार कबीर खान और सरदार जहांदाद खान का बदला लेने के लिए मुझे पकड़ा है। इस मौजू को रहने दो। यह कहते हुए वो खड़ा हो गया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खाना उलाने वालों से कह दिया करो। उसके उठने पर चौकन्ना मुहावजों में से एक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, और उसके बाहर जाने के बाद वो तमाम भी बाहर निकल गया, और मैं उसके मज़कूरा दोस्त के बारे सोचने लगा। आखिर वो कौन था, और मुझे पकड़वाने के लिए उसने इतनी खतीर रकम क्यों खर्च की थी? लेकिन काफ़ी देर सर खपाने के बावजूद मेरा जहन को अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा था, और फिर यही सोचते सोचते मेरी जहनी रूह दुश्मन जहाँ की जाने पलट गई। बेवफा, धोखेबाज, बद किरदार होने के बावजूद मैं उससे नफरत करने में नाकाम हो रहा था। दिमाग उस पर थू थू कर रहा था, मगर अहमक दिल न जाने किन खुशफहमियों में गुम था। शब और रोज़ इसी बेकैफी उलझन और परेशानी में गुजर रहे थे। सनोबर खान से मुलाकात के बाद इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि उसने मुझे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि किसी ख़ास मकसद के लिए पकड़ा है। सनोबर खान से मुलाकात के तीसरे दिन करीबन 11 बजे 4 मुसल्लह अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए और मुझे साथ लेकर चल पड़े। मुझे वहाँ आए हुए हफ्ता होने को था, और इस दौरान पहली बार मैं इस कैद खाने से बाहर निकल रहा था। हवेली की तमीर में पुराने नक्शे ही को सामने रखा गया था। अंदरूनी हवेली में पहले की तरह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक जानब खसूसी मेहमानों के लिए अनेक्सी जैसी बनाई थी, जिसकी हदबंदी ईंटों की छोटी छोटी दीवार से की गई थी। पहले यहाँ बांस की लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी। पलवशा मुझे पहली बार इसी अनेक्सी में टकराई थी। उस वक्त मैंने उसे लड़का समझा था। सख्त मुकाबले के बाद कहीं जाकर मैं उस पर काबू पाने में कामयाब हो सका था। अलेक्सी के दरवाजे पर जाकर वो रुक गए थे।
उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर सनोबर खान बाहर निकला। मुआवज़ों को वहीं ठहरने का इशारा करते हुए वो मुझे बोला, तुम अंदर जा सकते हो। मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। पहला कमरा ड्राइंग रूम की तरह सजाया गया था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और वास्तव में आरामदायक और कीमती सोफे रखे हुए थे। एक सोफे पर बैठे अमेरिकन गोरे को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया था। इसके साथ ही पड़े दूसरे सोफे पर काली जीन्स में सफ़ेद कमीज पहने एक नेग्रो दोशीज़ा बैठी थी। उसका रंग ज़रूर काला था, मगर नकोश आम कालों की तरह बहुत ज़्यादा भद्दे नहीं थे। उसके काले घने बाल मुश्किल कंधों को छू रहे थे, जबकि नीली आंखें मुझ पर गड़ी थीं। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे नामालूम सी शनासई का एहसास हुआ, जिसकी तो जी से मैं कासिर था। निपे तले कदम रखता मैं उनके सामने जा बैठा। मुसाफा करने या हेलो हाय करने की ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की थी। सनोबर खान भी बाहर ही रह गया था। यकीनन अमेरिकन उसके मई बाप और आका थे। उनके अहकामात की तमील करने पर ही ऐसे गद्दार सरदारों को डॉलर मिलते हैं। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद मर्द गला कंकारते हुए गोया हुआ, तो तुम हो रिजाजेशन हैडर। उसने मेरे नाम की ठीक ठाक मट्टी पलीद की थी। मैंने कुछ कहे बगैर इस बात में सर हिलाते हुए एक बार फिर नेग्रो दोशीज़ा की तरफ देखा। न जाने क्यों उसे देखकर एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जाग रहा था। वो भी गहरी नज़रों से मेरी जाने मुतवज्जे थी। वो अपना और अपने साथी का तारुफ कराते हुए बोला, मेरा नाम अल्ब्रोड ब्रोक है और मेरी साथी का नाम ट्रेसी वलकर है। इस मर्तबा भी मैंने कुछ लब खोले बगैर अपने सर को खफीफ सी हरकत दे दी।